जब एक पिता ने अपने ही घर में करनी पड़ी चोरी। घड़ी में 12 बजाती टिक टिक करती सुइयां उनके मन की व्यथा को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। उनका मन किसी अनजानी आशंका से घिरा बैठा था। खिड़की के पर्दे से बाहर झांकती बूढ़ी आंखों में नींद नहीं थी। उससे कहीं ज़्यादा था इंतज़ार अपने बेटे का। उन्हें बेटे की चिंता भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। देवी प्रसाद जी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, और खाना खाते भी तो कैसे? जिनका जवान बेटा इतनी देर रात तक घर ना आया हो, उस पिता के गले से निवाला कैसे उतरता? तो अचानक डोरबेल बजी और उनकी नज़र तुरंत दीवार घड़ी पर गई। घड़ी में 1 बज चुका था और उन्होंने तुरंत भागकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उनका बेटा खड़ा हुआ था। पिता ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? इतनी देर लगा दी तुमने? हाँ पापा, अब कोई शौक से तो लेट नहीं आया हूँ ना। ऑफिस का काम होगा, इसलिए लेट हुआ ना। चल बेटा, तो हाथ मुंह धो ले, फिर साथ में खाना खाते हैं। नहीं पापा, मैंने बाहर खाना खा लिया था। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। और इतना कहकर अंकित तुरंत अपने कमरे में चला गया और बूढ़ा लाचार पिता सूनी आंखों से उसे जाते ही देखता रहा। उन्होंने भी अन्न को छुआ तक नहीं, और ऐसे ही अपने कमरे में लेटकर अपने अतीत की यादों में खो गए। कितना अच्छा था वो समय जब उनकी पत्नी राधा जिंदा थी। राधा और देवी प्रसाद जी का इकलौता बेटा था अंकित। अंकित को बड़े ही लाड प्यार से दोनों ने पाला था, और राधा अंकित के पीछे पीछे हाथ में कोर लिए घूमती रहती। आजा बेटा, बस 2 कोर खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है। ना बेटा ना, ऐसे ना बोल, तूने अभी खाया ही कितना है। राधा को यूं दुखी देखकर देवी प्रसाद जी कहते, अरे राधा, क्यों इतना पीछे भागती हो? जब उसे भूख होगी तो खा लेगा। तो राधा कहती, छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं माँ हूँ ना। जब तक इसका पूरी तरह से पेट न भरे, मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। पर आप माँ नहीं हैं, आप नहीं समझेंगे। और देवी प्रसाद जी मुस्कुराकर रह जाते। इन बातों को याद करते हुए देवी प्रसाद जी ने अपने अतीत से वर्तमान में लौट आए। दरअसल राधा जी की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई थी, और अपने अंतिम क्षणों में राधा ने देवी प्रसाद जी से विनती की, मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप दोगे? निसंकोच कहो राधा। मेरे जाने के बाद मेरे अंकित का ख्याल रखना। बहुत लापरवाह है, खाना भी ठीक से नहीं खाता। आप वादा कीजिए, आप उसकी माँ बनकर ख्याल रखेंगे। राधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें दिया यह वचन अपनी आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूँगा। राधा जी के जाने के बाद तो जैसे देवी प्रसाद जी अकेले ही रह गए थे। एक बेटा ही तो था जिसके सहारे वह अपनी खुशियाँ तलाशते थे, पर बेटे को अपने बूढ़े होते पिता के लिए समय ही नहीं बचता था। जीवन की भागदौड़ और नौकरी की थकावट उसके शरीर को तोड़ कर रख देती थी, और वो थका हारा आकर सो जाता था। देवी प्रसाद जी इन सब बातों को याद करते हुए सो गए थे। यूं तो घर में काम संभालने के लिए एक नौकर रखा हुआ था,
पर वह भी घर पर आता और काम करके चला जाता। अब तो यह रोज़ का होने लगा था। अंकित लगभग देर से ही घर आता और जब भी आता बाहर से खाकर ही आता, और देवी प्रसाद जी अपने बेटे के साथ खाना खाने की राह तकते रहते ताकि उसी समय दो बातें भी उसके साथ कर ले। लेकिन बेटा अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि वो यह तक भूल गया कि वो ही उसके पापा का इकलौता सहारा है, और अंकित की शादी भी तो नहीं हुई थी, जिससे अकेलेपन में देवी प्रसाद जी को खाने को दौड़ता था। उनका नौकर दीपक उनके बेटे की उम्र का था, जिससे दो पल बातें करके वह अपने मन को हल्का कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, देवी प्रसाद जी को अंकित का इंतज़ार करते बहुत रात हो गई थी और रात के 2 बज चुके थे। कमरे के अंदर चहलकदमी करते हुए उनके पैर भी अब थक चुके थे। कभी वह खिड़की की तरफ देखते तो कभी दरवाजे की तरफ, और फिर वो निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में डोरबेल की आवाज़ आई और देवी प्रसाद जी ने तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोला। अंकित ने लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर प्रवेश किया। देवी प्रसाद जी ने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, अंकित, आज फिर से लेट कर दिया तूने। तो अंकित चिढ़ते हुए बोला, क्या पापा, मुझे देर से घर आने का शौक है क्या? एक ज़रूरी मीटिंग थी तो लेट हो गया। अच्छा अब चिल्ला मत बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गरम करके लाता हूँ। तेरी पसंद की सब्जी बनवाई थी आज मैंने दीपक से। अंकित फिर ऊंची आवाज़ में बोला, पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, टाइम से खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को मेरे लिए तकलीफ़ में देते हो? और बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान कर उसके पिता बोले, तू आज शराब पी कर आया है? तुझे शर्म नहीं आती? तो अंकित चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? अब चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। अभी मेरे पास आपकी फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है। और अंकित गुस्से से चिल्लाता हुआ अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण उसे कुछ ही पलों में गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद उसके पिता उसके कमरे में आए और बेटे को बिस्तर पर ऐसे ही सोया देखकर उन्होंने उसके जूते, मोजे और बेल्ट उतारी और उसके पास बैठकर उसके सिर को अपने हाथों की उंगलियों से सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। घंटे भर वहां बैठने के बाद देवी प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह अंकित के कमरे के दरवाजे पर दीपक ने दस्तक दी और नींद में ही अंकित ने पूछा, कौन है? दीपक बोला, मैं हूँ भैया, कमरे में झाड़ू पोछा करना है। अंकित बिना आँख खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। और दीपक अपने काम में लग गया और झाड़ू करते हुए उसे बेड के नीचे एक पर्स दिखा। उसने उसे उठाकर देखा तो पर्स में कार्ड के साथ कैश भी था और दीपक ने पर्स को हाथ में पकड़कर कुछ सोचते हुए सोए हुए अंकित का मुंह देखा, लेकिन फिर पर्स को उसने अंकित के पास रख दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। सुबह के 10 बज चुके थे। अंकित उठा, उसने नहा धोकर नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में उसकी गाड़ी में पंचर हो गया और उसने मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी की और पंचर लगवाया। जैसे ही उसे पैसे देने के लिए उसने पर्स निकाला तो देखा पर्स का सारा कैश गायब है और यह देखकर वह एकदम हैरान हो गया और फिर उसने कार्ड से पेमेंट की
और ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर वह अपने रोज के कामों में व्यस्त हो गया। अंकित कंपनी में ज़रूरी मीटिंग में था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर उसके पिता का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने मोबाइल उठाकर उसे साइलेंट मोड पर कर दिया, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से उसके पिता बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। इसलिए अंकित ने परेशान होकर उनका फ़ोन उठाया और साइड में जाकर उनसे बात की। वो अपने पिता पर बिगड़ते हुए बोला, पापा आप भी ना हद करते हो। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब साफ है ना कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आपको खुद समझ जाना चाहिए था। मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है। मैं बाद में फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ। देवी प्रसाद जी बोले, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर। पर अंकित ने बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। देवी प्रसाद जी को तो जैसे ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। देवी प्रसाद जी ने दीपक को आवाज़ लगाई तो दीपक दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, आपने मुझे बुलाया बाबूजी? तो वह बोले, बेटा ठंड लग रही है, ज़रा कंबल तो ओढ़ा दे। तो दीपक ने उन्हें कंबल ओढ़ाया और उनके पास आकर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। और जब दीपक जाने लगा तो उसने देवी प्रसाद जी से पूछा, बाबूजी आपको और कुछ चाहिए? तो हिचकिचाते हुए देवी प्रसाद जी बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुझे परेशानी होगी, लेकिन क्या तू थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकता है? तो दीपक बोला, हाँ बाबूजी क्यों नहीं, और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगा। फिर देवी प्रसाद जी ने कहा, बेटा मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए बाहर घुमाकर ले आओगे? यहाँ मुझे कुछ घबराहट महसूस हो रही है। हाँ बाबूजी, चलिए मैं अभी आपके चलने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर दीपक पास के पार्क में देवी प्रसाद जी को लेकर चला जाता है और वहाँ कुछ देर बैठकर देवी प्रसाद जी का मन हल्का हो जाता है। फिर वो घर आ जाते हैं और दीपक उन्हें दवाई देकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन अंकित ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था। डिलीवरी बॉय गेट पर खड़ा था। अंकित ने उसको पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स निकाला तो देखा उसके पैसे गायब हैं। अंकित का माथा ठनक गया और डिलीवरी बॉय को मजबूरीवश उसने गूगल पे किया और अंदर आ गया। फिर पर्स रखते हुए बोला, पापा इस महीने में यह 5वीं बार है मैं देख रहा हूँ मेरे पर्स से अचानक पैसे गायब हो जाते हैं। इस दीपक को जो आपने इतना सर चढ़ा रखा है ना, मैं कह देता हूँ यह लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। पर बेटा दीपक ऐसा नहीं करेगा। दीपक एक ईमानदार लड़का है। तुम उसके बारे में पापा आप उसकी तरफदारी ना ही करें तो अच्छा है। वह आपसे 2 मिनट मीठे बोल बोलकर आपके पैर क्या दबा देता है। आप तो यही भूल गए कि आखिर वो है तो एक नौकर ही ना। कब उसकी नीयत डोल जाए क्या पता। आप जाइए, आज मैं दीपक का हिसाब कर ही देता हूँ। और अंकित ने बिना अपने पिता की बात सुने दीपक को चिल्ला चिल्लाकर बुलाना शुरू कर दिया। दीपक अंकित की ऐसी कठोर आवाज़ सुनकर रसोई में काम करता हुआ बाहर आया। जी भैया, आपने मुझे बुलाया? भैया के बच्चे, ये जो तेरा रोज रोज का चल रहा है ना, अब नहीं चलने वाला। बता क्यों चोरी करता है? पहले तो दीपक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही
उसने इस बात का एहसास हुआ कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो दीपक बोला, भैया आप गलत समझ रहे हैं। मैं चोरी क्यों करूँगा और किस चीज़ की चोरी कह रहे हैं आप? तू सच बता, तूने मेरे पर्स से पैसे नहीं चुराए? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबूजी अच्छे से जानते हैं। क्यों बाबूजी, आप बताइए ना भैया को। हाँ बेटा। पापा आप चुप रहो। दीपक, या तो तू सच बोल दे या फिर आज मैं पुलिस को बुला ही लेता हूँ। सच का पता वो खुद ही लगा लेंगे। बात को बढ़ते हुए देखकर देवी प्रसाद जी अंकित के पास आकर सख्त आवाज में बोले, अंकित बस कर, उसने कुछ नहीं किया। तुझे पैसों के बारे में जानना है ना? मैं बताता हूँ। तेरे पैसे मैंने लिए हैं। हर बार तेरे पर्स से मैंने पैसे निकाले हैं। पापा आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है आप इस दीपक को बचाने के लिए यह सब कर रहे हो। नहीं बेटा, तेरे पर्स से हमेशा मैं ही पैसे निकालता था। जब तू रोज़ रात घर आने में लेट हो जाता और मुझे अकेलापन महसूस होने लगता और धीरे धीरे तेरी शराब पीने की आदत भी बढ़ने लगी, जिसके कारण तू यह देख ही नहीं पा रहा था कि तेरे पिता का तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है और तू उनको कितना अकेला कर चुका है। इस चीज़ का एहसास तुझे ही नहीं है। इस शराब ने तुझे मुझसे बहुत दूर कर दिया था। घर आते वक्त शराब के लिए तेरे पास पैसे ही ना हो, इसलिए मैं हर बार तेरे पर्स से पैसे निकाल लेता था ताकि तू समय से घर आ सके और हम दोनों साथ में कुछ समय बिता सके। काश मैं जैसे तेरे पर्स से पैसे चुरा सकता वैसे ही तेरा समय भी चुरा पाता। उनकी ऐसी बातें सुनकर अंकित को मन ही मन पछतावा सा होने लगा। उनके पिता की बातों में उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। वो काम के बढ़ते बोझ के कारण अपने पिता से कितना कठोर व्यवहार करने लगा था। इस चीज़ की उसे भनक भी नहीं थी, लेकिन आज पिता की सूझबूझ ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मम्मी के जाने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, पर मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि माँ के जितना जाने का गम मुझे है उतना ही आपको भी है। आई एम सो सॉरी पापा। और देवी प्रसाद जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसकी सारी शिकायतें आंसुओं में बह निकली। फिर अंकित ने दीपक से माफ़ी मांगते हुए कहा, दीपक मुझे माफ़ कर दे यार। भाई मैंने ना जाने गुस्से में तुझे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं भैया, आप बड़े हैं। अगर आपने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, भूल जाइए और बस बाबूजी का ख्याल रखो। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतनी दूर हो जाए कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाए। हम बड़े हो रहे हैं, यह हमें याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी सही नहीं है कि हमारे बड़े बूढ़े हो चुके हैं। जैसे हमें बचपन में उनकी ज़रूरत थी, उसी तरह अब उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना हम कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें उचित समय ज़रूर दें। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।